सब्सक्राइब कीजिए ध्येय आईएएस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, मैं सुनील वर्मा ध्येय आईएएस टीम की ओर से आपका स्वागत करता हूं ध्येय टीवी पर। मैं बात करूंगा करंट अफेयर्स के एक बहुत ही ज्वलंत मुद्दे जो संबंधित है विश्व की बड़ी कंपनियों का चीन से बाहर के जाने के फैसले से, अर्थात गूगल, सैमसंग, एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियों ने कहा है कि वह अपना प्रोडक्शन चीन से बाहर निकालेंगे। स्वाभाविक है, इसको लेकर पूरे विश्व में चर्चा बना हुआ है। इसी टॉपिक को मैं आपसे डिस्कस करूंगा। आइए एक एक करके मैं इस टॉपिक को आपको समझाने का प्रयास करता हूं। सबसे पहले कुछ आप कटिंग देखिए, और यह एडिटोरियल है, यह न्यूज़पेपर की कटिंग है, जिससे आपको यह पता चल सके कि इस विषय पर कितना कुछ लिखा जा रहा है और आपके पास जानकारी कितनी है, आप खुद चेक कर लीजिए। देखिए, सबसे पहला एक आर्टिकल है, वह निक्की एशियन रिव्यू का है। इसमें लिखा है कि गूगल माइक्रोसॉफ्ट शिफ्ट कर रहे हैं अपना प्रोडक्शन चाइना से, और इसमें लिखा है कि प्रोडक्शन फ्रॉम चाइना फास्टर ड्यू टू वायरस, अर्थात वायरस की वजह से यह अपना प्रोडक्शन तेजी से चेंज करें। वहीं दूसरी खबर जो है कि वह सीएनबीसी से है। इसमें भी एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट और गूगल के संदर्भ में बताया गया है कि यह अपना प्रोडक्शन जो है कि चाइना से दूर करेंगे। वहीं तीसरा जो आपका यह कटिंग दिखाई दे रही है, गूगल पिक्सल 4a और पिक्सल 5 प्रोडक्शन, यह जो है कि चाइना से वियतनाम की ओर जो है कि प्रोडक्शन को ले जा रहे हैं, ये भी इसी से रिलेटेड है। वहीं हिंदी की न्यूज़पेपर में भी यह आपको खबर काफ़ी प्रमुखता से दिखाई देगी। जैसे आपकी स्क्रीन में देखिए कि चीन छोड़कर भारत में फैक्ट्रियां लगा सकती हैं 1000 कंपनियां, सरकार से चल रही है बात। कुल मिलाकर यह जो खबर है काफ़ी चर्चा में बनी हुई है, और इसी को हमें एनालिसिस करना है कि कैसे चीन से एक सत्ता जो मैन्युफैक्चरिंग के सेक्टर में बनी हुई थी, जो उसका पूरा प्रभुत्व बना हुआ था, अब भारत के पास अवसर है कि वो विश्व का वर्ल्ड मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में अपने आप को परिवर्तित कर सकता है। लेकिन इसमें काफ़ी कुछ चुनौतियां भी हैं, लेकिन अवसर भी कम नहीं है। आइए एक एक करके इसी को मैं डिस्कस करता हूं। सबसे पहले वर्तमान समय में थोड़ा सा चीन को समझिए। अगर हम वर्ल्ड में इकोनॉमी के संदर्भ में देखें तो अमेरिका के बाद चीन जो है कि सबसे बड़ी इकोनॉमी है। वहीं परचेजिंग पावर पेरिटी अर्थात ट्रिपल पी के आधार पर देखें तो चाइना वर्ल्ड की सबसे बड़ी जो है कि एक देश है, एक जीडीपी का जो है कि अर्थव्यवस्था वाला भाग है। अब इसमें देखिए है क्या, आखिर चीन ने लगभग 50 वर्षों में ऐसा क्या किया है कि उसका उत्पादन आज पूरे विश्व में बिकता है। कोई भी त्यौहार हो, कोई भी पर्व हो, चाहे इंडिया का हो या बाहर का, हर जगह आपको चाइनीज प्रोडक्ट दिखाई देगा। या फिर कोई भी आप जो है कि मल्टीनेशनल कंपनी ले लीजिए, कोई अच्छा प्रोडक्ट ले लीजिए, उसमें मेड इन चाइना लिखा रहता है। वह क्यों लिखा रहता है? क्योंकि यहाँ का जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वह काफ़ी मजबूत है। आइए मैं आपको कुछ इसके मिनट्स, कुछ पॉइंट्स आपको बताता हूँ। वर्ष 2019 में विश्व में जितना उत्पादन हुआ था, अगर उन उत्पादनकर्ता देशों की आप सूची बनाएं तो आपको पता चलेगा कि अगर हम मान लेते हैं टोटल परसेंट जो 100 वर्ल्ड का 100% का है, तो सिर्फ उस 100% में से 28.4% प्रोडक्शन सिर्फ और सिर्फ चीन के द्वारा किया गया है। अर्थात 1/4 से भी ज़्यादा प्रोडक्शन पूरे विश्व का चीन के द्वारा किया जाता है। इसी के कारण हम उसको वर्ल्ड का मैन्युफैक्चरिंग हब के नाम से जानते हैं। चीन के बाद जो दूसरा देश आता है उसका नाम है यूएसए। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि यूएसए पूरे वर्ल्ड का मात्र और मात्र 16.6 अर्थात 16.6% प्रोडक्शन करता है, और इस तरह से अगर हम चाइना से देखें तो लगभग 12% कम प्रोडक्शन करता है। अब समझिए कि पहले और दूसरे देश में कितना गैप है। और इसको तो छोड़ दीजिए, बाकी अन्य देशों को देखिए। जापान पूरे वर्ल्ड का 7.2%, जर्मनी 5.8%, दक्षिण कोरिया 3.3%, भारत केवल और केवल 3% प्रोडक्शन करता है। स्वाभाविक है, इसी के वजह से हम चाहे कोई भी त्यौहार हो, हम हर चीज़ को कहाँ से अपना मंगाते हैं? हम चीन से मंगाते हैं।
चीन ने 1990 के दशक में अपने देश के उत्पादनकर्ता के रूप में स्थापित करने का प्रण लिया था और वहीं से इसने जो है कि अपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को अर्थात विनिर्माण उद्योग को बढ़ाना प्रारंभ किया। और आज की कंडीशन ये है कि कोई भी विश्व का बड़ा देश ऐसा नहीं होगा जो उससे प्रोडक्ट नहीं लेता। तो साथ ही साथ अगर कंपनियों के स्तर पर देखें, आप जितने बड़े ब्रांड ले लीजिए वो सभी जो है कि उनका प्रोडक्शन कहाँ होता है, अधिकांश का चीन में होता है। इसी कारण आप हर चीज पर लिखा दिखाई देता है आपको मेड इन चाइना। प्रश्न आएगा कि आखिर चीन ने ऐसा कैसे किया। इसके पीछे का कारण है चीन के पास बहुत बड़ी मात्रा में पूंजी है, उसके पास जो है कि संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन है, चाहे वो खनिज से संबंधित हो या फिर मानव संसाधन से संबंधित हो या फिर ऊर्जा के भंडार हो, वो असीमित हैं। उसके पास जो है कि कच्चा माल भी है और उसके पास सस्ता श्रम भी है, और सस्ता श्रम दोनों प्रकार का है, स्किल्ड भी और नॉन स्किल्ड भी। उसके पास आधारभूत संरचना है, उसके बाद विश्व का सबसे बड़ा बाजार है, और साथ ही साथ वहां पर काम करने की दशाएं भी जो है कि विश्व के अन्य देशों से कंपेयर टू इंडिया वहां पर क्या है, अच्छी हैं। इसके वजह से वहां पर क्या होता है, प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। जब प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, वहीं पर बाजार है, वहीं पर कच्चा माल है, वहीं पर श्रम है, इसलिए विश्व की सभी कंपनियां अपना प्रोडक्शन वहां करना चाहती हैं, जिससे प्रोडक्शन की लागत बहुत मिनिमम आए, और जब मिनिमम आती है तो उनका प्रॉफिट क्या हो जाता है, ज़्यादा होता है। यही कारण है कि सभी कंपनियां वहां पर उत्पादन करना चाहती हैं। लेकिन अब परिस्थितियों में कुछ जो है कि परिवर्तन आया। इन परिस्थितियों को आप जो है कि थोड़ा सा पीछे जाकर समझिए। आपको पता है कुछ समय पहले अभी अमेरिका और चीन में ट्रेड वॉर चल रहा था। ट्रेड वॉर का मतलब होता है व्यापार को लेकर नीतियों का निर्माण करना और एक दूसरे के व्यापार को प्रभावित करना। जैसा कि अभी आपने कुछ समय पहले देखा कि अमेरिका और चीन एक दूसरे के सामने थे और वह कह रहे थे कि हमारा व्यापार का तरीका सबसे अच्छा है। इसी में कई प्रकार के उतार चढ़ाव आए और पूरे विश्व में एक जो है कि संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई थी कि आखिर प्रोडक्शन कैसे होगा, व्यापार कैसे होगा, जब विश्व की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था एक दूसरे के सामने लड़ रही। इस ट्रेड वॉर के दौरान बस इस जटिलता समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। अमेरिका ने करीब जो है कि 200 अरब डॉलर के चीन के जो सामान थे, चीनी जो आइटम थे, उन पर अपनी टैरिफ की दर क्या कर दिया, 25% तक बढ़ा दिया। अब देखिए टैरिफ की दर का मतलब ये है कि मान लीजिए आप एक चॉकलेट बनाते हैं और आपकी कंपनी जो है कि चीन से प्रोडक्शन करती है, अर्थात आपका जो प्रोडक्शन का हब है वो चीन से, और आप जो है कि अगर अमेरिका भेजते हैं तो पहले क्या होता था, अगर कोई प्रोडक्ट आप 50 रुपए में आप बेचते थे तो अब उस पर क्या होगा, पहले जो टैरिफ लगता था उसके तुलना में 25% ज़्यादा लगेगा, अर्थात जो टैरिफ देते थे उससे ज़्यादा। स्वाभाविक है, आप अगर आपको टैरिफ ज़्यादा देना पड़ेगा तो आपको जो है कि क्या होगा, बचत कम होगा। बचत कम होगा तो क्या होंगे, आप हतोत्साहित होंगे। तो दरअसल अमेरिका और चीन एक दूसरे के आमने सामने थे। जब जो है कि ट्रेड वॉर चल रहा था, इस समय बहुत सी बड़ी कंपनियों ने चीन से अपना उत्पादन शिफ्ट करना प्रारंभ किया और साथ ही साथ कुछ कंपनियों ने उसी समय निर्णय ले लिया कि अब हमें चीन से अपना प्रोडक्शन हटाना। कैसे, क्यों हटाना है? जैसे मैंने आपको कहा, आप चॉकलेट बेचते हैं, आपको पता चल जाए कि अमेरिका जो भी कुछ प्रोडक्शन होगा चीन से, कोई भी कंपनी कहीं की हो, अगर वो चीन से प्रोडक्शन करके किसी अमेरिका को भेजती है या अमेरिका के किसी देश जो है कि उससे रिलेटेड ऐसे देश में भेजती है जिसके अमेरिका के साथ संबंध अच्छे हैं और वह भी इसी प्रकार की नीति अपना ले अमेरिका के दबाव में, तो आपका प्रोडक्ट क्या होगा, नहीं बिकेगा। और जब प्रोडक्ट नहीं बिकेगा तो आप व्यापार नहीं कर पाए। स्वाभाविक है, आप कहेंगे हमें अमेरिका और चीन के झगड़े में नहीं पड़ना, हम अपना प्रोडक्शन क्या कर लेते हैं, शिफ्ट कर लेते हैं, क्योंकि आपको तो क्या करना है, प्रोडक्ट बेचना। तो उसी समय बहुत सी कंपनियों ने इस प्रकार के डिसीजन लिए। घड़ी बनाने वाली एक कंपनी है जिसका नाम है कैसियो, काफ़ी फेमस कंपनी है, आप देखिएगा अमेजन फ्लिपकार्ट पर देखिएगा, महंगी घड़ियां होती हैं। इन्होंने क्या किया, अपने उसी समय कुछ जो है कि यूनिट का प्रोडक्शन जो है कि चीन से थाईलैंड शिफ्ट कर दिया और थाईलैंड शिफ्ट किया, और उसी समय कुछ मात्रा में इसके कुछ जो इक्विपमेंट बनते हैं उसको जापान में बनाना प्रारंभ कर दिया। इन्होंने चीन से क्यों शिफ्ट किया, जिससे अगर घड़ी चीन में बनती और वह अमेरिका बिकने जाती, या मान लीजिए यूरोपीय यूनियन
कि किसी देश में बिकती तो हो सकता है अमेरिका क्या करता, उस पर जो है कि टैरिफ लगा देता, और इसके वजह से अब कहेंगे अमेरिका जो है कि यूरोपीय यूनियन पर कैसे टैरिफ लगा। इसका मतलब सीधा सा यह है कि जो यूरोपीय यूनियन है या जो अमेरिका के जो संबंध बहुत अच्छे हैं, तो एक देश दूसरे देश पर कई प्रकार की नीतियों के माध्यम से क्या करता है, टैरिफ की दर कम और ज्यादा करवा लेता है। जैसे कि आपने देखा होगा प्रतिस्पर्धा चलती है और साथ ही साथ एक देश दूसरे का सहयोग देता है। कुल मिलाकर इन्होंने अमेरिका के प्रभाव की वजह से ऐसा किया। इसी के साथ साथ हेयर, एडिडास, प्यूमा, फिला जैसी कंपनियों ने उस समय कंबोडिया और वियतनाम में अपनी संभावना तलाशना प्रारंभ कर दिया कि अब हमें चीन से क्या करना है, बाहर जाना है। इसके साथ साथ वियतनाम इनको एक अच्छा हब दिखाई दिया, क्योंकि वियतनाम में भी चीन की तरह ही क्या है, सस्ता श्रम और जो है कि वहाँ पर कम टैक्स लगता है उद्योगों पर। तो लोगों को लगा, कंपनियों को लगा कि अगर यह ट्रेड वॉर लंबा खींचता है तो हम क्या करेंगे, कहीं बाहर की ओर हम शिफ्ट कर लेंगे। अमेरिकी चैम्बर ऑफ कॉमर्स इन चाइना की एक रिपोर्ट बताती है कि इसी ट्रेड वॉर के दौरान चीन में मौजूद करीब 40% कंपनियां, जैसे मैंने आपको बताया माइक्रोसॉफ्ट कहाँ की, अमेरिका की, गूगल कहाँ की, वहीं की, तो जो 40% जो कंपनियां थीं वह या तो चीन से निकल चुकी थीं या फिर वो निकलने पर विचार कर रही। किसके वजह से, ट्रेड वॉर की वजह से। अब देखिए ट्रेड वॉर तो एक था और वो समाप्त हुआ और उसमें डील भी हुई, लेकिन उससे बड़ा जो है कि क्राइसिस अब आया है। अब क्या है, कोरोना वायरस का प्रभाव हुआ है और कोरोना वायरस की वजह से पूरे विश्व की नज़रें इस समय चीन पर टिकी हुई हैं कि कैसे आखिर ये वायरस फैला, कैसे चीन ने सही समय पर नहीं बताया, क्यों चीन जो है कि अपने देश में जाकर देशों को इन्वेस्टिगेशन नहीं करने दे रहा है कि आखिर ये वायरस फैला था, ये बनाया गया था या प्राकृतिक रूप से ये अस्तित्व में आया। लेकिन चीन ने इस प्रकार के किसी भी इन्वेस्टिगेशन को डिनाई कर दिया, मना कर दिया। अब इससे स्वाभाविक है जिस तरह से अमेरिका और चीन, और साथ ही साथ कल मैंने आपको वीडियो में 5 आइज के देश बताया था, जिसमें कौन है आपका शामिल है, अमेरिका है, ब्रिटेन है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, कनाडा है। यह जो है कि चाहते थे कि जाकर इन्वेस्टिगेशन करें। अब सभी देश जो है कि आक्रामक रूप अपना रहे हैं चीन के संदर्भ में। अब जब सभी देश आक्रामक रूप अपना रहे हैं तो इससे क्या होगा, आने वाले समय में अमेरिका में जो प्रोडक्शन होगा उस प्रोडक्शन को भी हतोत्साहित किया जाएगा। इसलिए बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे जो है कि उन्होंने कहा है कि अब वो क्या करेंगे, चीन से अपना प्रोडक्शन हटाएंगे, जिससे किसी भी प्रकार के टकराव की स्थिति में उनका जो है कि प्रोडक्ट ऐसा ना हो कहीं रुक जाए। सैमसंग जो कि इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र की एक दिग्गज दक्षिण कोरिया की कंपनी है, इसने अपना उत्पादन जो है कि वियतनाम में शिफ्ट करने का निर्णय किया है। इसी के साथ साथ गूगल, माइक्रोसॉफ्ट ने भी अपने उत्पादन को यहाँ से शिफ्ट करने का निर्णय लिया है, और जैसे ही यहाँ पर जो कोरोना वायरस का प्रभाव है खत्म होगा या धीमा पड़ेगा, ये तेजी से अपना जो है कि उत्पादन यहाँ से शिफ्ट करेंगे। एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट और गूगल ने अपने हार्डवेयर का जो उत्पादन अभी जो है कि यहाँ पर चीन में होता था, अब उसका उत्पादन वियतनाम और थाईलैंड में शिफ्ट करेंगे। इसी के साथ गूगल जो स्मार्टफोन संबंधी कुछ उपकरणों को अभी उसने क्या किया है, जिनका उत्पादन चीन में होता था, अब उसने जो है कि एक अपने स्मार्टफोन से संबंधित उपकरणों को शिफ्ट कर दिया है थाईलैंड में। इसी के साथ साथ गूगल जो है कि उसने एक नया फीचर्स लॉन्च किया है अपने वाईफाई का। तो जो नया वाईफाई का राउटर आ रहा है इसका भी उत्पादन ताइवान में किया जाएगा, जो कि अभी तक चाइना में होता था। इस तरह से जो इन कंपनियों ने कहा था कि हम बाहर होंगे चीन से, उसी की तरह से यह एग्जाम्पल आपको लग रहा है। एप्पल ने भी कहा है कि वियतनाम के साथ साथ वह दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में अब स्मार्टफोन के उपकरणों का जो है कि चीन से लगभग 30% से अधिक जो है कि शिफ्ट करने की स्ट्रेटजी बना रहा है। अर्थात पहले अगर जो 100 यूनिट का प्रोडक्शन करता था चीन में, तो अब 30 यूनिट का प्रोडक्शन बाहर करेगा, और इस तरह से आगे चलकर जैसे जैसे समय बढ़ेगा वह क्या करेगा, अपना प्रोडक्शन शिफ्ट करेगा। बिजनेस टुडे में छवि एक रिपोर्ट के अनुसार चीन से 1000 कंपनियां बाहर जा सकती हैं और लगभग 300 कंपनियां भारत में अपना उत्पादन प्रारंभ करने के लिए सरकार से संपर्क में। तो देखिए जितनी मैंने बड़ी कंपनियां बताई, सभी कंपनियां क्या कर रही हैं,
चीन से शिफ्ट कर रही हैं। तो जब चीन से शिफ्ट कर रही हैं तो ये क्या है, भारत इनको अभी क्या है, एक अच्छा अवसर लग रहा है और इसी के कारण कहा यह जा रहा है कि 300 कंपनियां भारत सरकार के लगभग संपर्क में हैं। अगर आपको पता हो तो अभी कुछ दिन पहले ही जो है कि सभी मंत्रालयों को काम करने की इजाज़त दी गई और उनसे कहा गया कि वह जितने भी मंत्री हैं, जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो ऑफिस आकर काम करें। यह इसी वजह से, क्योंकि इस समय बड़ी बड़ी कंपनियों का प्रपोजल आ रहा है कि वो भारत में अपने आप को शिफ्ट करना चाहते हैं। इसी के कारण क्या हुआ, यह जो है कि सभी मंत्रालय खोलने पड़े, क्योंकि जो भी कंपनी आएगी वो किसी न किसी विभाग मंत्रालय से संबंधित होगी, उसको उसकी अनुमति चाहिए होगा, तो इसके लिए ज़रूरी है काम करें। लेकिन लोगों को लगा कि यह तो सिर्फ क्या है, सरकार ऐसे ही कर रही, लेकिन ऐसे ही नहीं कर रही थी। ये जितनी कंपनियां हैं, ये मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक, मेडिकल डिवाइसेस और टेक्सटाइल के क्षेत्र में अच्छा काम करने वाली हैं, ऐसी जानकारी सरकार ने दी है। हाल ही में एक उच्च स्तरीय मीटिंग इसी संदर्भ में बुलाई गई थी और इसमें फैसला किया गया था कि चीन से बाहर निकलकर जो कंपनियां भारत में अपना उत्पादन करना चाहती हैं, उन्हें हर संभव मदद दी जाएगी और साथ ही साथ विशेष पैकेज भी दिए जा सकते हैं। अब देखिए, मैं आपको एक जो है कि ट्वीट दिखा रहा हूँ और यह ट्वीट देखिए आपका है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी का। इसमें यह कहा गया है कि जो है कि अब जितने भी राज्य हैं, उन सभी राज्यों को अपने यहाँ कुछ ऐसे क्षेत्र देखने होंगे जहाँ पर क्या है, फैक्ट्री लगा सकते हैं या मैन्युफैक्चरिंग के हब बनाए जा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं यह अंदर ही अंदर यह बात चल रही है कि आने वाले समय में कुछ कंपनी यहाँ शिफ्ट होंगी। कितनी कंपनियां शिफ्ट होंगी, कितना प्रोडक्शन होगा, यह तो आने वाला समय ही बताएगा। सरकार यदि अगर ऐसा कर पाती है, अर्थात जो कंपनियां विश्व की इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां जो कि बाहर की ओर शिफ्ट हो रही हैं, बहुत सी कंपनियां देखिए ताइवान में शिफ्ट कर लिया अपने आप को, थाईलैंड में शिफ्ट कर लिया है, कहीं ना कहीं भारत उनको कम आकर्षक लग रहा है। तो भारत को अब अपने आप को आकर्षक दिखाना होगा और तभी वह कंपनियां क्या करेंगी, चीन से इंडिया को शिफ्ट कर पाएंगे। लेकिन अगर ऐसा कर लेती हैं तो भारत में न सिर्फ रोजगार बढ़ेगा, बल्कि विदेशी मुद्रा का प्रवाह भी बढ़ेगा और विदेशी मुद्रा का प्रवाह बढ़ने का मतलब है कि आने वाले समय में जो हमारा विदेशी मुद्रा का भंडार है वह क्या होगा, बढ़ेगा। लेकिन इसी के साथ साथ जो है कि हमें यह भी ध्यान देना चाहिए कि जिस तरह से मैंने बताया कि कुछ कंपनियां वियतनाम, थाईलैंड शिफ्ट हो गई, तो यह भारत ही इस प्रकार का प्रयास नहीं कर रहा है, जापान भी एक प्रयास कर रहा है। जापान भी कह रहा है कि जो जापान की कंपनियां चीन से प्रोडक्शन करती हैं, अगर वह चाहें तो अपना प्रोडक्शन जापान या किसी दूसरे देश में कर सकती हैं और अगर कोई भी कंपनी इस प्रकार का प्रयास करती है तो उसके लिए विशेष पैकेज जो कि 2.2 अरब डॉलर का है, जापान ने देने की घोषणा की है। जापान ने यह भी कहा है कि कोई जापानी कंपनी अपना प्रोडक्शन अगर जापान में ना करके जो कि जो अभी चीन में प्रोडक्शन कर रही है, अगर वो चाहती है कि हम जापान नहीं आएंगे, किसी दूसरे देश में जाएंगे, तो भी उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम कुछ ना कुछ सहायता जरूर करेंगे। इस तरह से यह पता चलता है कि इस समय कहीं ना कहीं एक कंपनियों का बहुत बड़ा आउटफ्लो जो है कि चीन से बाहर हो रहा है। प्रश्न आएगा ऐसा क्यों हो रहा है? इसके पीछे एक देखिए कारण तो पहले जैसे मैंने बताया ट्रेड वॉर है, दूसरा कोरोना वायरस की वजह से नाराजगी, तीसरा क्या है कि वर्तमान समय में कोरोना वायरस की वजह से जो वुहान शहर है जिसको दोबारा खोल दिया गया, बहुत से समीक्षकों का मानना है कि वह बिल्कुल सुरक्षित जगह नहीं है। वहाँ पे बड़ी मात्रा में जो है कि हो सकता है आने वाले समय फिर से कोरोना के केसेस अपने आप को रिक्रिएट करें। या दूसरी चीज़ कि वहाँ पे अगर प्रोडक्शन होता है तो वहाँ के प्रोडक्शन को विश्व स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि मेटल, प्लास्टिक की चीज़ों पर भी कुछ समय तक कोरोना वायरस सर्वाइव करता है। तीसरी चीज इसमें यह है कि कोरोना वायरस फैला है या फैलाया गया यह क्लियर नहीं है, इसलिए पूरे विश्व में डर है चाइना के प्रोडक्ट को लेकर। इस समय जिस तरह से चाइना अपना पूरा हर चीज बेचने पर उतारू हो गया है, उसको देखकर लग रहा है कि चीन और सिर्फ अपने विषय में सोचता है, तो वह आगे चलकर वह बाहर की जो कंपनियां, जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, उनके विषय में सोचे, यह जरूरी नहीं है। अब देखिए, यह तो था कि हमें यह पता चला कि कंपनियां बाहर जाने का प्रयास कर रहे हैं और उस तरह से क्या क्या चीज़ें, लेकिन बहुत से समीक्षक यह कह रहे हैं कि यह जो कंपनियां डिसीजन ले रही हैं यह बहुत व्यवहारिक नहीं है और आगे चल के यह अपना डिसीजन बदल लेंगे। उसके लिए ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि देखिए, जब कोई कंपनी शिफ्ट करेगी तो वो शिफ्ट करेगी, मान लीजिए मैं एक जो है कि मोबाइल बनाता हूँ, मोबाइल बनाने के लिए मुझे प्लास्टिक चाहिए होता है, मुझे लिथियम की बैटरी चाहिए होती है, अर्थात उसमें 50 चीज़ यूज होती है। तो प्रत्येक प्रकार के उत्पादन के लिए कच्चे माल की ज़रूरत होती है,
होती है, कुछ उसमें कंपोनेंट लगते हैं, अर्थात वह कंपोनेंट जिनसे मिलकर कोई चीज़ परफेक्ट बनती है, पूर्ण होती है, वह चाहिए होता है। और साथ ही साथ बेहतर सप्लाई चेन चाहिए होता है। मान लीजिए मुझे एक मोबाइल बनाना है, उसके इक्विपमेंट चाहिए, उसके कंपोनेंट्स चाहिए, और मुझे एक दिन में 100 यूनिट का प्रोडक्शन करना है। मालूम चला मैं सामान जो है कि बिहार से मंगा रहा हूँ, जो है कि अन्य कोई और इलेक्ट्रॉनिक चीज़ है वह बेंगलुरु से मंगा रहा हूँ, और इसमें जो है कि 10-10 दिन का समय लग रहा है, तो क्या मैं प्रोडक्शन तेज़ी से कर पाऊंगा? नहीं कर पाऊंगा। जबकि चीन में क्या है, कच्चा माल है, कंपोनेंट्स हैं, और बेहतर सप्लाई चेन, विश्व की सबसे अच्छी सप्लाई चेन में से एक मानी जाती है चीन और यूएसए की। तो हम यूएसए तो नहीं है, लेकिन चीन से अगर हम तुलना करें तो हमारी जो सप्लाई चेन है वह काफ़ी ब्रेकेबल है, अर्थात जो है कि अभी काफ़ी उस पर चुनौतियाँ हैं। वह चुनौतियाँ इस वजह से हैं, एक तो हमारे पास चाहे रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, या फिर जो है कि हमारे यहाँ जो सीवे का जो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, या फिर जो हमारे यहाँ ट्रेनें चलती हैं उनकी गतियां हो, वो सभी क्या है, काफ़ी अभी पिछड़ी हुई हैं। और इसके वजह से अगर हम प्रोडक्ट्स बनाने का प्रयास करते हैं तो बनने में भी डिले होगा, और जब वह मैन्युफैक्चर हो जाएगा, प्रोडक्ट तैयार हो जाएगा, तो वह कस्टमर तक पहुंचने में भी उसको काफ़ी समय लगेगा, क्योंकि बेहतर सप्लाई चेन है। अब देखिए, अगर किसी दूसरे देश में कंपनियां शिफ्ट करती हैं तो उनको इतनी बेहतर सप्लाई चेन मिल पाए, सभी कच्चे माल मिल पाए, यह बिल्कुल संभव नहीं है, क्योंकि जो चीन का जो आकार है बड़ा, वह जो कच्चे माल हैं, जो वहाँ के संसाधन उससे भरा। तो साथ ही साथ चीन से दूर जाने का मतलब ये भी होगा कि आप विश्व के सबसे बड़े बाजार, जो कि कौन है, चाइना है, वहाँ तक सामान आप बाहर से लाके आप बेचोगे। जब बाहर से लेके आओगे तो कहीं ना कहीं आपको क्या करना होगा, परिवहन लागत ज़्यादा खर्च करना होगा। जो कि पहले आप वहीं पर प्रोडक्शन करते थे, उन्हीं को बेच देते थे, बहुत बड़ा मात्रा में आप बेचते थे, लेकिन अब आपको क्या करना होगा, एक बड़े बाजार से हाथ धोना होगा। जो साथ ही साथ चीन की जो बहुत बड़ी आबादी है वो विश्व में कहीं नहीं है। अमेरिका इसका विकल्प जरूर हो सकता है, लेकिन अगर भारत जो है कि इसका विकल्प जरूर हो सकता है, लेकिन भारत जब विकल्प तभी बन पाएगा जब क्या हो कि वह अपना जो है कि जो यहाँ की प्रक्रिया है उद्योगों को लगाने को सरल करे, अभी काफ़ी जटिल है। दूसरी चीज़ समझिए कि इंडिया में तो प्रोडक्शन तो हो सकता है, लेकिन इंडिया से चाइना अगर बेचा जाएगा तो क्या यह जो है कि लागत को नहीं बढ़ा देगा? इस तरह से कहा यह जा रहा है कि आने वाले समय में हो सकता है ऐसा ना हो। हमारे पास ये जरूर है कि हमारे पास मजदूर कम रेट पे मिल जाएंगे, स्किल्ड लेबर मिल जाएंगे, लेकिन चीन का जो बाजार है वो कंपनियों के लिए दूर हो जाएगा। कई कंपनियां जो है कि अपने प्रोडक्ट जो बनाती हैं उसके लिए क्या करती हैं, अन्य कंपनियों का सहारा लेती हैं। जैसे मान लीजिए मैंने मोबाइल बना रहा हूँ, तो मैं मोबाइल का सभी चीज़ नहीं बना सकता, मैं किसी से कुछ बनाऊँ, किसी से, तो मान लीजिए मैं अपनी कंपनी शिफ्ट कर दूँ, लेकिन वह लोग जो मुझे कई प्रकार के इक्विपमेंट्स देते थे, कई तरह की सहायताएं देते थे, अगर वह शिफ्ट नहीं करेंगे तो मेरा प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा। तो आने वाले समय में यह देखना होगा क्या ये बड़ी बड़ी कंपनियां शिफ्ट करती हैं या इनको सहयोग देने वाली छोटी कंपनियां भी शिफ्ट करती हैं। इसके साथ एक चीज़ और समझना होगा कि अभी जितनी भी हमने कंपनियों का नाम लिया, अधिकांश कंपनियां या तो जो है कि इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र की हैं या फिर जो है कि फार्मास्यूटिकल्स क्षेत्र की, और इन सभी कंपनियां अगर शिफ्ट करती हैं तो यहाँ पर एक और चुनौती आएगी, वह है कि जो चीन का इलेक्ट्रॉनिक वर्कशॉप है, अर्थात जो चीन के सबसे ज़्यादा जहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट बनते हैं वह क्षेत्र है, वहाँ से चीन का जो यह इलेक्ट्रिक वर्कशॉप है यह भारत से काफ़ी दूर हो जाएगा। अगर भारत से दूर हो गया तो आखिर ये कंपनियां कैसे इसको प्राप्त करेंगे? इसी के साथ साथ हमें स्टील, ऊर्जा, पेट्रोलियम और फूड प्रोसेसिंग की कंपनियां शिफ्ट नहीं कर रही हैं। तो अगर भारत को वास्तव मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का हब बनना है तो ये भी प्रयास करना होगा कि इस क्षेत्र की भी कंपनियां आए, और किसी भी देश में अगर सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र की कंपनियां जाती हैं तो भी उसके विकास का पर्याप्त आधार नहीं हो सकता। तो जो देश आज इन आने वाली कंपनियों को न्योता दे रहे हैं, आने वाले समय में इनका वह कितना सहयोग करेंगे यह तो देखने वाली बात होगी, क्योंकि जब आप कहीं प्रोडक्शन करते हैं तो आपको अधिकांश चीज़ों का प्रोडक्शन करना होता है, ना कि सिर्फ एक ही चीज़ का। तो इस तरह से कुछ समीक्षक इसको लेकर जो है कि प्रश्न उठा रहे। एप्पल के सीईओ हैं टिम कुक, उनका एक जो है कि स्टेटमेंट सुनिए। वी आर टॉकिंग अबाउट एडजस्टिंग सम कॉस्ट, नॉट सम सॉर्ट्स ऑफ होलसेल फंडामेंटल चेंज। अर्थात ये कह रहे हैं
कि इस समय हम जो है कि सिर्फ बात कर रहे हैं कि वह कुछ उतार चढ़ाव को एडजस्ट करने के लिए। अगर हम तुरंत चाहें तो हम बहुत बड़ा फंडामेंटल चेंज नहीं ला सकते, और जब चेंज नहीं ला सकते तो आगे चल के देखिएगा कंपनियों के हो सकता है मनसा ये हो कि चलो यहीं पे से हम बिजनेस चलाते हैं। लेकिन जिस तरह से अभी पूरा माहौल बना हुआ है, अगर कोई देश आक्रामक रूप से इन कंपनियों को अट्रैक्ट करता है तो वह क्या कर सकता है, इन कंपनियों को बुला सकता है। भारत के पास भी देखिए पर्याप्त भौगोलिक एरिया है, और साथ ही साथ हमारे पास सस्ता श्रम है, इसके डेवलप्ड स्किल्ड है, हमारे पास जो इंटेलिजेंस क्षमता है वो भी काफ़ी ज़्यादा है। हम इस तरह से अगर चाहें तो कंपनियों को कई प्रकार के लाभ, कई प्रकार की छूट देकर उनको यहाँ पर बुला सकते हैं। हमारे पास विश्व की सबसे बड़ा इंग्लिश बोलने वाला समूह है, तो साथ ही साथ हमारे पास जो एमएसएमई है और जो है कि अन्य जो स्टार्टअप के क्षेत्र हैं, अभी हाल के वर्षों में ये उभरे हैं, तो इनका भी हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। बावजूद इसके जितनी भारत के पास संभावनाएं हैं, चुनौतियां भी ज़्यादा हैं। आपको पता है कि जो हमारे यहाँ स्टार्टअप है या एमएसएमई के जो नियम हैं, चूंकि जो कंपनियां प्रोडक्शन करती हैं वह इसी के अंतर्गत आती हैं, इन पर कई प्रकार के प्रतिबंध हैं, इनको हमें दूर करना होगा। हमने जो मेक इन इंडिया प्रोग्राम लॉन्च किया था वह बहुत व्यवहारिक रूप से सिद्ध नहीं हो पाया, तो उसकी उन चुनौतियों को इसी समय हमें दूर कर देना होगा, जिसके वजह से क्या हुआ था, बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ इनफ्लो नहीं हुआ था, अर्थात जिसके वजह से हमारा जो व्यापार बढ़ना चाहिए था, उत्पादन बढ़ना चाहिए था, वो नहीं बढ़ पाया था। भारत में अभी भी लाल फीताशाही की प्रवृत्ति बनी हुई है, इसको दूर करना होगा। हमारे यहाँ की जो ब्यूरोक्रेसी है वह अभी इतने तेज़ी से जो चेंजेस के प्रति जो है कि बहुत प्रगतिशील नहीं मानी जाती। जैसे वर्तमान समय में जो यह अवसर आया है, इस अवसर में देखिए चीन किस तरह से डेली प्रतिदिन कुछ ना कुछ नया कर रहा है, लेकिन हमारे यहाँ की ब्यूरोक्रेसी में नहीं दिखाई देता। इसलिए हमें ज़रूरत है कि अपने सभी उन सेक्टर्स पे काम करने की, उन चुनौतियों का कार्य करने की जिनके मैं जिक्र कर रहा हूं। हमारे यहाँ अभी भी लैंड एक्विजिशन अर्थात भूमि अधिग्रहण एक कठिन प्रक्रिया से मिलता है। इसलिए अगर कंपनियां आती हैं तो उनको हमें आश्वासन देना होगा कि आप आइए, आपको लैंड एक्विजिशन कोई दिक्कत नहीं होगी। लेबर लॉ हमारे लिए काफ़ी कठिन है, अर्थात श्रम कानून जो है वह कंपनियों के बिल्कुल हित में नहीं है, इसलिए हमें उस पर भी ध्यान देना होगा। इसके साथ साथ हमारे यहाँ आए दिन रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट्स देखने को मिलते हैं, और इन रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से प्रोडक्शन प्रभावित होता है, इसलिए हमें इसे रोकने की ज़रूरत है। साथ ही साथ भारत का में जो काम करने की आर्थिक वातावरण है वह भी सही नहीं है, उसे सही करना होगा। भारत के उद्योगों में एक क्षेत्रीयता का जो है कि अभाव दिखाई देता है, अर्थात कहीं पे उद्योग ज़्यादा हैं, कहीं पे कम है। तो भारत को जब बाहर से कंपनियों को बुला रहा है तो इस चीज़ का विशेष ख्याल रखना चाहिए कि वह उन कंपनियों को वहाँ पर स्थापित करे जहाँ के संसाधनों का वहाँ की कंपनियाँ प्रयोग अच्छे से कर सकती हैं। अर्थात ऐसा ना हो कि फिर से गुजरात, महाराष्ट्र या जो कोस्टल वाले एरिया के राज्य हैं उनमें विकास बहुत ज़्यादा हो और बाकी अंदर की ओर उद्योग शिफ्ट ना हो पाए। महिलाओं की कार्य सहभागिता दर को हमें बढ़ाना होगा अगर हमें वर्ल्ड का मैन्युफैक्चरिंग जो है कि हब बनना है तो, क्योंकि अगर हम चीन में ही देखें तो हमसे ज़्यादा महिला कार्य सहभागिता दर वहाँ दिखाई देती है। अगर हमें श्रम सस्ता करना है तो महिलाओं को कार्य के क्षेत्र में लाना होगा। साथ ही साथ शिक्षा व्यवस्था को रोजगारपूर्वक और गुणवत्तापूर्ण बनाने का हमें काम करना होगा। इस तरह से अगर हम ये देखें तो हमें यह पता चलता है कि अभी एक जो संभावना है उस संभावना में कहीं ना कहीं कंपनियां संभावना देख रही हैं कि कहां पे उनको अच्छा जो है कि डेस्टिनेशन पॉइंट मिल सकता है जहां पे अपने उद्योगों को शिफ्ट करें। तो ये भारत के लिए एक अवसर है, एक चुनौती है कि वह कैसे इस चीज़ को डील करता है। लेकिन कहीं ना कहीं कोरोना वायरस की वजह से ये जो कंपनियां चीन से बाहर जा रही हैं, यह भारत के लिए बहुत बड़ा अवसर है और अच्छा देश वही माना जाता है जो किसी भी प्रकार के अवसर को नहीं खोता। आज चीन जहां पर है वह इसके वजह से है क्योंकि उसने उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण का जो मॉडल अपनाया था सही समय पर अपना लिया था, इसलिए वजह से है। हमें भी कुछ इसी प्रकार का प्रयास करना होगा। थैंक यू सो मच।